गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं तौफीक। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एक एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, मैं एक बार फिर से आप सबके लिए साक्षरता परीक्षा से जुड़ी हुई एक और वीडियो लेकर मैं आप सबके सामने हाजिर हो चुका हूं। तो दोस्तों, जैसा आपको मालूम है कि मैं इससे पहले बिहार बोर्ड का पर्यावरण और हम का एक हिस्सा एक यानी भाग 1 और 2 3 यानी क्लास 3 के क्लास 4 और का वीडियो सभी कई भागों में मैं बना चुका हूं, जो आप सबके सक्षमता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उसमें पॉइंट दिए गए हैं। उससे पहले मैंने आपके लिए क्लास 6 का, क्लास 7, क्लास 8 का जो है सामाजिक विज्ञान का जो है सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं खुद अपने हाथों से इसको बनाकर आपके लिए उस वीडियो को मैं डाल चुका हूं। उसके बाद मैं फिर अभी आप सबके लिए पर्यावरण विज्ञान क्लास 6 के विज्ञान का भी हिंदी और उर्दू दोनों भाषा में एक ही क्वेश्चन में आपके लिए पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन होता है जो किताब में है, उस किताब का छांट के आपके लिए मैं लिखकर बेहतरीन जो उसके अलावा भी चैप्टर में 1 नंबर 2 नंबर चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था, कौन से विटामिन की वजह से कौन सी बीमारी होती है, उन सभी के बारे में बहुत बढ़िया से बहुत अच्छे से मैंने उसमें आपको बताया है। तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हो तो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर मैंने सबका लिंक दे दिया है, या फिर आप इसके प्लेलिस्ट में जाएंगे सक्षमता की तैयारी के, तो वहाँ पर आप सभी वीडियोस को आराम से सक्षमता की तैयारी के लिए सोशल साइंस का आप आसानी से ईवीएस का और साइंस का भी मैंने अभी शुरू किया है, तो उसको आप बहुत आसानी से देख सकते हैं। और सक्षमता की तैयारी के लिए ये वीडियोस बहुत ही बेहतरीन है, बहुत काम के हैं, क्योंकि आपको मालूम है सक्षमता की तैयारी में बिहार के सीआरटी बुक से ही सभी ज़्यादातर सवाल पूछे जाएंगे। तो इसीलिए दोस्तों, इसको ज़रूर एक बार आप देख लें, आपकी नज़र से ये गुजर जाएगा तो आप फिर नहीं भूलेंगे। बहुत कम समय में मैंने पूरे 1 चैप्टर 2 चैप्टर नहीं, कम से कम 4 5 6 चैप्टर को एक वीडियो में बनाया है। 10 से 15-20 मिनट के अंदर आप पूरा वीडियो को अगर देखेंगे तो आपको सभी सवालों के बहुत आसानी से हल हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज मैं फिर से एक बार आपके लिए हाजिर हूँ पर्यावरण और हम में पाँचवीं क्लास के सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट को लेकर, जो आप सबकी साक्षरता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो मेरे चैनल में अगर आप नए हैं और आपने अभी तक इसी तरह के वीडियोस लगातार पाना चाहते हैं, सक्षमता की आप तैयारी करना चाहते हैं, खास करके 1 क्लास से 8 क्लास के जो शिक्षक हैं वो सभी, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत बेहतरीन मटेरियल लेकर आने वाला हूँ। और वो भी ऐसे इधर उधर से नहीं, जो बिहार बोर्ड की जो किताब है उसको खुद से मैं अपने लिए बनाता हूँ, या तो ऐसी पीडीएफ लेकर आता हूँ जो कि मैं खुद से चेक कर चुका हूँ कि हाँ, इसमें सभी उसी से है, उससे बाहर का कोई चीज़ नहीं है। तो जब भी वो उस तरह वीडियो लेकर मैं आप सबके सामने आता हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहला अध्याय में जब हम चलते हैं तो सबसे पहला अध्याय है अध्याय 1 पार्ट 1 का 5 क्लास का, पटना से नथुला की यात्रा। इस चैप्टर में क्या क्या इम्पोर्टेंट है उसको लेकर हम सब इसमें बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं जल्दी आपको बता दूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। सबसे पहला है कि सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है सिक्किम की राजधानी कहाँ है, गंगटोक है। दार्जिलिंग के पश्चिम बंगाल राज्य की सुंदर पर्वतीय स्थल है। दार्जिलिंग में क्या है, सुंदर पर्वतीय स्थल। तो हमें पूछ सकता है कि सुंदर पर्वतीय स्थल कहाँ पर है, तो दार्जिलिंग में। टाइगर हिल दार्जिलिंग में है। यहाँ पर सवाल बन सकता है कि टाइगर हिल कहाँ है, तो दार्जिलिंग में, याद रखना है। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम कहाँ पर है, ये आपका है लॉचर्ट बॉटनिकल। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम कहाँ है, लॉचर्ट बॉटनिकल। उसके बाद आगे बढ़े तो गार्डन जूलिकल पार्क, ये कहाँ पर है, तो ये भी दार्जिलिंग में है। हिमालय पर्वतरोही संस्थान कहाँ है, दार्जिलिंग में है। इसकी स्थापना कभी 1954 में। ठीक है, ये सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट था, तो इसको आप देख लें एक बार। उसके बाद है कि तेंजिंग शुरुआत में, तेंजिंग 20 साल की उम्र में कुली का काम करते थे। तेंजिंग का जन्म तिब्बत में हुआ था, बाद में वो भारत के मूल निवासी हो गए। तो यहाँ पर दोस्तों सवाल ये बनता है कि तेंजिंग कहाँ पैदा हुए थे और कितने उम्र में वो कुली का काम करते थे, या वो शुरुआती दिनों में वो किस काम को किया करते थे। तो पहले वो कहाँ के रहने वाले थे, तो तिब्बत के। ये सभी बातों को हमें याद रखना है। तो बचपन में उन्होंने 30 साल का उम्र जो है बचपन उन्होंने नेपाल में बिताया था। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है कि तेंजिंग जो है अपना बचपन कहाँ पर बिताया था,
तो यहाँ याद रखना है कि उन्होंने नेपाल में अपना बचपन बिताया था। उसके बाद उन्होंने किस बात के लिए उनको याद किया जाता है, तो आपको याद रखना है कि उनको तेंजिंग को क्यों याद किया जाता है, क्योंकि वो एवरेस्ट चोटी पर पहले ऐसे आदमी थे जिन्होंने भारत का झंडा को लहराया था, इसीलिए उसको तेंजिंग को याद किया जाता है। और वो कब किया था? 1953 ईस्वी में। तेंजिंग को ही सिरदार की उपाधि मिली थी। तो यहाँ पर सवाल बन सकता है कि किसको सिरदार की उपाधि मिली थी? तो तेंजिंग नोर्गे को के सिरदार की उपाधि मिली थी। फिलहाल बिहार के पर्वतारोही श्रीमती निरुपमा अग्रवाल को ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर विजय प्राप्त किया था। तो यहाँ पर हमें सवाल बन सकता है कि फिलहाल बिहार के किस पर्वतारोही ने माउंट एवरेस्ट पर चोटी पर गई थी या पहुँची थी? उसका सही जवाब होगा दोस्तों निरुपमा अग्रवाल। उसके बाद आगे बढ़े तो गंगटोक समुद्र तल से लगभग 6,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सिक्किम राज्य की राजधानी है। तो यहाँ पर सवाल बन सकता है कि सिक्किम की राजधानी गंगटोक समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6,000। उसके बाद सिक्किम की प्रमुख नदी कौन सी है? तीस्ता। सिक्किम की प्रमुख नदी कौन सी है? तीस्ता है। सिक्किम में लेपिया, नेपाली और भूटिया निवास करते हैं। सिक्किम में कौन कौन से लोग रहते हैं? तो लेपिया रहते हैं, नेपाली रहते हैं, भूटिया रहते हैं। ये सभी कहाँ रहते हैं? सिक्किम में रहते हैं। आगे बात करें तो इसमें कई सारे एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए इस पर बहुत ज़्यादा बात करना ज़रूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रूमटेक मोनेस्ट्री यानी करमापा बौद्ध धर्म का गुरु का निवास है। यहाँ पर सवाल बन सकता है कि करमापा किस धर्म गुरु का निवास स्थान है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म का। वह बौद्ध धर्म का दर्शनीय स्थल भी है। कहाँ पर? सिक्किम में। नथुला सिक्किम में है। नथुला कहाँ है? सिक्किम में। सवाल हो सकता है कि नथुला कहाँ पर है? तो सिक्किम में। ये नथुला का रास्ता प्राचीन काल में सिल्क मार्ग के नाम से जाना जाता था। तो हमको यह पूछा जा सकता है कि इस नथुला को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो यहाँ याद रखना है सिल्क मार्ग। ठीक है। तो ये अध्याय 1 खत्म होने के बाद अध्याय 2 में चलते हैं। तो अध्याय 2 में है आपका कि खो खो के कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो खो खो में कुल 12 खिलाड़ी होते हैं, 9 मुख्य होते हैं और 3 विकल्प होते हैं, यानी 3 खिलाड़ी को बाहर रखा जाता है। तो यहाँ पर सवाल बन सकता है कि खो खो में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो याद रखना है दोस्तों 12। उसमें से मुख्य खिलाड़ी कितने होते हैं? 9। और वैकल्पिक खिलाड़ी कितने होते हैं? 3। मार्शल आर्ट एक युद्ध कला है। मार्शल आर्ट क्या है? युद्ध कला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि गुरु गोविंद सिंह ने सिख समुदाय को सैन्य रूप दिया। तो यहाँ पर सवाल बन सकता है कि किस गुरु ने सिख समुदाय को सैन्य रूप दिया? तो हमें याद रखना है गुरु गोविंद सिंह ने इसको सिख समुदाय को सैनिक रूप में दिया। गतका सिख के सैन्य रूप का हिस्सा है। सवाल यहाँ ये बन सकता है कि गतका सिख के सैन्य रूप का एक हिस्सा है और अंग आत्मरक्षा के लिए सीखा जाता है। यहाँ पर सवाल बन सकता है कि जो सिख धर्म है उसके गतका जो है वो किस अपने लिए क्या करता है? तो आत्मरक्षा करता है। सिख समुदाय के लोग वैशाली तथा गुरु गोविंद सिंह की जयंती के मौके पर खेलते हैं। यानी यहाँ पर पूछा जा सकता है कि वैसाखी जो त्यौहार है, बहुत मशहूर त्यौहार है पंजाब का, वो किस गुरु के याद में या किस गुरु की जयंती पर मनाई जाती है? तो हमें याद रखना है गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो क्या कहते हैं, भी मैंने बताया, तो उसमें हिंदू मुस्लिम सभी लोग इसको खेलते हैं। पंजाबी के मतलब सिखों के इस त्यौहार में सभी लोग पूरा बढ़ हिस्सा लेते हैं। खास करके जो है वैसाखी, उसमें हिंदू मुस्लिम सभी लोग
इसमें पूरी तरह से भाग लेते हैं, ऐसा माना जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो पार्ट नंबर अध्याय 3 में जाते हैं, बीजों का बिखरना। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस पर हमें खास ध्यान देने की ज़रूरत है। पेड़ों पर पेड़ पौधे कहीं से भी क्यों उग जाते हैं? जहाँ तहाँ हम देखते हैं कि कहीं भी कोई बीज नहीं बोता है और फिर भी पेड़ उग जाता है, तो इसका क्या कारण है? कैसे कैसे बीज बिखरता है और उसको क्या कहा जाता है? जैसे चटक कर या फटक कर बिखरने वाले बीज, उसको हरसिंगार गुल मेहंदी के बीज होते हैं। ऐसे क्या होता है, चटक कर या फटक कर बिखर जाता है, उसको हरसिंगार या गुल मेहंदी के जो बीज होते हैं, यही दोनों बीज होते हैं जहाँ तहाँ चटक जाते हैं या फटक कर बिखर जाते हैं। हवा में उड़ने वाले बीज, कपास का बीज, ये याद रखना है। हवा में उड़ने वाला बीज कौन सा होता है? कपास का बीज। पानी में तैर कर बिखरने वाला बीज, कमल और कुमुदनी का। अगर हमसे यह सवाल पूछे कि बताइए पानी में तैर कर बिखरने वाले बीज कौन से हैं, कमल ऑप्शन दे सकता है या कुमुदनी का भी ऑप्शन दे सकता है, तो हमें इन दोनों को याद रखना है। हवा में उड़ने वाला बीज कौन सा है? कपास का बीज है। चटक कर फटक कर बिखरने वाला बीज कौन सा है? तो हरसिंगार है और गुल मेहंदी है। ठीक है, ये सभी हमें को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम बढ़ते हैं तो जानवरों की सवारी का बिखरने वाले बीज कौन से है? तो गोखरू का बीज, जो गाय भैंस आदि जानवरों के शरीर में चिपक कर बिखर जाता है। तो यहाँ पर सवाल बन सकता है कि जानवरों की सवारी पर बिखरने वाले बीज का नाम क्या है? तो ये सभी याद रखना है। पक्षियों द्वारा बिखराव, पक्षियों द्वारा कौन कौन से पौधों के बीज को बिखेरा जाता है? तो पीपल हुआ, आपका बरगद हुआ, अमरूद हुआ। इसका जो है बीजों को कौन यहाँ वहाँ डालता है? तो पक्षी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो मेरा बागीचा, ये चैप्टर का नाम है और इसमें क्या क्या खास है? तो देखिए, हर्बोरियम एक वनस्पति संग्रहालय की तरह होता है, जिसके पेड़ों में घास या पत्ती पेड़ के मुख्य अंश अच्छी तरह से संग्रहित होते हैं। चलिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ पर सिर्फ ये पूछ सकता है कि हर्बेनियम क्या है। अगर इस तरह का सवाल पूछ लिया तो हमें याद रखना है कि वनस्पति का संग्रहालय होता है। ठीक है, इसमें जिसमें पेड़ व घास की पत्ती या पेड़ पौधे के मुख्य अंग संग्रहित किया जाता है। चलिए अध्याय 5 में जब चलते हैं, ऐतिहासिक स्मारक। इसमें बहुत सारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नालंदा विश्वविद्यालय संसार का प्रथम आवासीय विद्यालय है। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा जा सकता है कि विश्व का पहला आवासीय विद्यालय कौन सा था? तो हमें याद रखना है नालंदा विश्वविद्यालय। इसमें 10,000 से अधिक छात्र और 2,000 से लगभग शिक्षक थे। यहाँ तो पूछा जा सकता है नालंदा विश्वविद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी पढ़ते थे और कितने शिक्षक थे? तो इसका जवाब हमारे पास होना चाहिए। तो इससे याद रखना है कि 10,000 से अधिक छात्र और 2,000 से अधिक शिक्षक थे। इस ज्ञान केंद्र को विश्व के कोने कोने के विद्वानों द्वारा आकर्षित किया। उसके बाद आगे बढ़े तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। चीन यात्री के हुएनसांग यहाँ आकर पढ़े थे। हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। 12वीं शताब्दी में अंत तक इसका अंत हो गया। बख्तियार खिलजी ने इसको ध्वस्त कर दिया। यहाँ पर सवाल बन सकता है कि बख्तियार खिलजी ने किस को ध्वस्त किया? तो ये नालंदा विश्वविद्यालय के कुछ हिस्सों को इसने ध्वस्त कर दिया था। इन्होंने इसको फिर दोबारा पुनर्जीवित कब किया गया? इस विद्यालय को नए सिरे से पुनर्जीवित करने का प्रयास हो रहा है। ये कार्य एपीजे अब्दुल कलाम के मार्गदर्शन में प्रारंभ हुआ था। तो यह याद रखिए, यहाँ पर सवाल बन सकता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने जो किया गया वो किसके मार्गदर्शन में किया गया, किसने उसको प्रयास किया? तो यहाँ पर याद रखना है एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल इसमें थे और जो आपको मैंने बताया। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि अगर आप इसको अच्छे तरीके से देख लेंगे, एक बार समझ लेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि सक्षमता में जो इससे अगर कोई सवाल आएगा तो आपका कोई सवाल नहीं बच के निकलेगा। आप आसानी से सक्षमता से जुड़ी हुई जो भी प्रश्न होंगे इसमें आप आसानी से जवाब दे पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर हमारे चैनल पर नए हैं, इस तरह के अपडेट या इस तरह का वीडियोस लगातार पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत